तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का 2 लेक्चर देख लिए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। और तीसरा लेक्चर है ये। तो तीसरे लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक्चुअली मैं अभी ऑनलाइन क्लास लिया, उसमें थोड़ा सा माइक का इशू था और आवाज़ नहीं आई, तो मुझे एक्चुअली फिर से रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है। सॉरी फॉर स्टूडेंट्स जो भी पार्ट लिए ऑनलाइन थे। तो मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि आवाज़ क्यों नहीं आ रही। मैं पढ़ाते गया, अभी देख रहा हूँ तो आवाज़ ही नहीं थी उसमें। सॉरी, माइक का इशू था, नया माइक था तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुई। मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, 4 ही क्वेश्चन कराया था। देखिए इसमें मैं 2 फार्मूले आप लोग को बताया था अभी तक। एक करंट का डेफिनेशन बताया था, उसके साथ करंट के साथ मैं पोटेंशियल डिफरेंस बताया था। तो करंट का फार्मूला था I=Q/T और वर्क डन के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस था या वोल्टेज था W/Q था। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट था मैं बताया था वोल्ट। क्वेश्चन देख लेते हैं। कैरिंग कंडक्टर कोई है, मैं आप बोल दो करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट बाय इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के थ्रू 0.8 एम्पियर का एक तरह से हिंदी वाले बच्चे भी देख लें, 0.8 एम्पियर की धारा बह रही है ना। एंड बाय ए इलेक्ट्रिक बल्ब फाइंड आउट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो फ्रॉम इट। हाँ, तो करंट दिया है, टाइम नहीं दिया है। एक्चुअली टाइम देना था। ड्रॉन बाय ए फिलामेंट, अगर इसको करना हो तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, टाइम नहीं दिया तो टाइम हम ले लेते हैं। बाय ए फिलामेंट टू टाइम मान लो 2 मिनट, 2 मिनट के लिए 0.8 एम्पियर का धारा बह रहा है एक बल्ब के फिलामेंट में। तो उसमें कितना चार्ज फ्लो होगा, मतलब Q का वैल्यू निकालना है। तो हमें I का वैल्यू दिया है 0.8 एम्पियर, टाइम दिया है 2 मिनट। तो 2 मिनट को मिनट में रखेंगे, इसको सेकंड में चेंज करेंगे। तो 2 × 60 तो 120 सेकेंड आ गया। हमें निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन फिलामेंट, तो Q निकालना है। तो सीधा सा फार्मूला हमने बताया था आप लोग को कि I क्या होता है Q/T। तो निकालना क्या है हमें Q, तो Q = I × T, 0.8 × 120। तो ये क्या हो गया, ये 0 गया इस पॉइंट से, तो 8 × 12 तो 96 कूलम। ठीक, तो 96 कूलम चार्ज फ्लो होगा अगर किसी फिलामेंट में 0.8 एम्पियर की धारा या करंट 2 मिनट तक फ्लो हो, तो उसमें चार्ज कितना फ्लो होगा, 96 कूलम। सेकेंड क्वेश्चन, इन ए कंडक्टर 150 कूलम चार्ज फ्लो इन पर मिनट, देन फाइंड आउट टोटल करंट फ्लो थ्रू इट। एक कंडक्टर है A B मान लो, इसमें 150 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब ये फ्लो हो रहा है, मतलब Q की वैल्यू दिया है 150 कूलम पर मिनट, मीन्स टाइम 1 मिनट। तो 1 मिनट को हम से चेंज करेंगे सेकंड में, मीन्स 60 सेकंड। निकालना क्या हमें, देन फाइंड आउट द टोटल करंट फ्लो रेट। ईजी है। तो I की वैल्यू क्या है, I = Q/T। Q की वैल्यू क्या है 150 और टाइम की वैल्यू क्या है 60। ये 0 इससे गया 6। आप लोग को पता ही होगा 2.5, इसको काटेंगे 2.5 एम्पियर आएगा ये। ठीक है, क्योंकि 25 6 या 150 होता है, तो 2.5 एम्पियर ये आएगा। चार्ज जितने टाइम में फ्लो होगा 2.5 एम्पियर का। अगर 150 कूलम चार्ज किसी तार में फ्लो हो रहा है 1 मिनट के लिए, तो उसमें कितना धारा फ्लो होगा 2.5 एम्पियर का। नेक्स्ट, वर्क डन के बारे में हम लोग देखे थे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखे थे, है ना। तो उसमें क्या है, एक क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम अक्रॉस 2.7 पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 एम्पियर। ये एक चार्ज है, चार्ज की वैल्यू दिया है 5 कूलम।
ये ए बी दो पॉइंट है, ठीक है, और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है V की वैल्यू है या पी डी इक्वल टू क्या है 12 वोल्ट। तो इसमें पूछ रहा है कि A से B तक ले जाने के लिए हमें वोल्टेज कितना लगा है 12 वोल्ट, और चार्ज क्या है 5 कूलम चार्ज को A से B तक ले जाने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट है। तो इस चार्ज पे वर्क डन जो है वो क्या होगा, वर्क डन मीन्स W क्या होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला में बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W/Q। तो हमें निकालना क्या है W, तो W इक्वल टू V इंटू Q। V की वैल्यू क्या है 12 वोल्ट, Q की वैल्यू क्या है 5 कूलम, तो ये क्या हो गया 60 जूल। तो W की वैल्यू क्या आ गई 60 जूल। सिंपल। एक क्वेश्चन मैं और लिया था, फोर्थ क्वेश्चन, कि ए बी दो पॉइंट है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर है। एक दूसरे तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है W की वैल्यू या किसी Q की या B की। A से B जो करंट फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर है, T की वैल्यू 2 मिनट, मतलब 2 मिनट तक 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और इसके थ्रू वोल्टेज 12 वोल्ट है। तो किया गया कार्य क्या होगा, मतलब कुछ ना कुछ चार्ज होगा ना, तो उस चार्ज को A से B में ले जाने के लिए क्या चार्ज क्या वर्क डन होगा। तो वर्क डन का फार्मूला W इक्वल टू क्या होता है, दो तरीका है, W इक्वल टू VQ अभी मैं बताया यहाँ से, तो V और Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू यहाँ पे देखे थे IT, Q इक्वल टू IT, तो I इंटू T लिख सकते हैं, और यहाँ पे I की वैल्यू दी है, V की वैल्यू क्या दी है 12, और I की वैल्यू क्या दिया है 0.5, T का वैल्यू क्या है 2 मिनट, तो 2 इंटू 60 सेकेंड में हो गया, तो 12 हो गया, ये 0.5 है, ये 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2, समझ गए ना आप लोग, इंटू 6, ये 0 गया तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये 60 हो गया, एंड दिस इज 12 6 जा 72, तो 720 जूल। तो वर्क क्या हो जाएगा 720 जूल। तो दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तो ये तरीका है, पहले आप Q निकाल लो कि इक्वल टू IT, तब आप इसमें Q की वैल्यू पुट कर दो, या यहीं डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हैं। तो दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो हमें वर्क डन पता रहे, Q पता है तो V निकाल लेंगे, V पता हो, Q नहीं पता हो, W और Q पता हो तो W और V पता हो तो Q निकाल लेंगे। तो ये अलग अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपको मेनली क्या है कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। और चारों एक्चुअली हम लोग क्वेश्चंस देख लिए कि किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, W वर्क डन, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, Q अगर दिया हो, करंट के बारे में जो भी 4 क्वेश्चंस थे वो हमने देख लिया। तो अभी क्या है देखते हैं ओम्स लॉ। देखो इस चैप्टर में ओम्स लॉ ही आगे जाके बहुत काम आएगा, वैसे तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो काम ना आए, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे, ठीक है। ओम्स लॉ क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग कि ओम्स लॉ से पहले रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी आगे पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस होता है, एक रजिस्टिविटी होती है, एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी होती है इसी की। तो ये क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि अपोज करना, टू अपोज एनीथिंग। अभी करंट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि किसी चीज़ का अपोज करना। जैसे क्या है कि एक आपका कंडक्टर है ना, इसमें क्या है करंट फ्लो हो रहा है, मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है।
तो इसमें जो चार्ज कंडक्टर, ये कंडक्टर है, इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसी करंट फ्लो हो रहा है। तो इस चार्ज को फ्लो जो हो रहा है इसमें कुछ ऐसे लाइक एलिमेंट्स मीन्स वो चार्ज ही होते हैं, अनवांटेड इलेक्ट्रॉन्स में एक तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इस चार्ज के फ्लो को लाइक बाउंड करते हैं, मतलब रेसिस्ट करते हैं, वो जाने नहीं देते आगे, या उनके पाथ पे एक कुछ डिस्टरबेंस करते हैं, उसको ही रेजिस्टेंस बोलते हैं इस तरह से। तो ये रेजिस्टेंस बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो इसका लेंथ क्या है ना, कंडक्टर का लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, एक तरह से विड्थ को ही बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। जितना पतला वायर होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा कि कम फ्लो होगा, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। देखो करंट एक तरह से आपको यही समझ में जाना चाहिए कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है मतलब क्या है कि ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसको वो बहुत ज़्यादा रोक रहा है, तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो मतलब चार्ज को फ्लो होने का जो चार्ज है उसको फ्लो होने का जो रास्ता होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। रास्ता डिक्रीज मतलब चार्ज का जो स्पीड होगा डिस्टर्बेंस है वो कम होता जाएगा। तो जब चार्ज फ्लो कम होगा तो इससे क्या होगा, आपका जो करंट है करंट भी डाउन होता जाएगा। मतलब एक तरह से आप समझ गए कि रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट, तो करंट डाउन होगा। यहाँ से डायरेक्टली आप समझ सकते हैं करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। एक तरह से मैं बस समझा रहा हूँ अभी, लेकिन आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा बिना किसी फार्मूले के कि करंट कम होता जाएगा अगर रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अभी हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं। ओम्स लॉ है क्या है ना, बहुत लोग फार्मूले को ही डिफाइन कर देते हैं, बोलते हैं यही ओम्स लॉ है, लेकिन उससे बहुत बड़ी चीज़ है ओम्स लॉ। पहले हम लोग बेसिक से ही पढ़ते हैं। तो ओम्स लॉ क्या है, तो सबसे पहले क्या है, फॉर एनी कंडक्टर, फॉर एनी कंडक्टर फिजिकल क्वांटिटी, कुछ फिजिकल क्वांटिटी मीन्स कुछ फिजिकल मैटर्स क्या है, जैसे कि इनका फॉर एनी कंडक्टर इफ कांस्टेंट लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया, कांस्टेंट लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया एंड टेम्परेचर। क्या मैं लिखा, फॉर एनी कंडक्टर कुछ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे आपका लेंथ उसका कांस्टेंट हो, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट हो, एक मतलब कांस्टेंट मतलब एक ही तरह हो, एक ही टेम्परेचर हो, एक ही क्रॉस सेक्शन एरिया हो और उसका लेंथ भी कांस्टेंट हो। मतलब क्या है कि ये अगर आपका कंडक्टर है, ठीक है, मान लीजिए ये कंडक्टर है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है ये कांस्टेंट होना चाहिए, इसका लेंथ एल भी कांस्टेंट होना चाहिए, और इसका टेम्परेचर एक सर्टेन टेम्परेचर है ये भी आपका कांस्टेंट होना चाहिए। तब देन उसके आगे ये सब चीज़ें मतलब नियत, हिंदी में क्या है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया को शायद बोलते हैं अनुप्रस्थ काट, चालक के पदार्थ का ताप, मतलब क्या क्या कांस्टेंट होना चाहिए, इसका लंबाई, ताप और अनुप्रस्थ काट,
क्रॉस सेक्शन एरिया जो इसको बोलते अनुप्रस्थ काट, ये कांस्टेंट हो तब, ये अपरिवर्तित या कांस्टेंट रहे तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब इसमें जो आपका करंट है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, भाई चालक है तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है आई, ये जो इसके बीच में जो विभवांतर होता है, विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ ए से मतलब ax टू y ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा तभी तो करंट फ्लो हुआ है। तो ये जो करंट होता है वो v के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब v प्रोपोर्शनल टू i, v प्रोपोर्शनल टू i एक तरह से, या i प्रोपोर्शनल टू v, कुछ भी लिखो आप, मतलब तो वही होगा कि फिर से समझ लो कि किसी कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, क्रॉस सेक्शन एरिया को कांस्टेंट रखें, इसको मैं लिख दूं, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, तो उस कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो उसके बीच में जो लाइक वोल्टेज होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल सा ये हो गया, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, है ना। तो क्रॉस सेक्शन एरिया, टेम्परेचर, देन करंट थ्रू कंडक्टर is proportional to potential difference या voltage through conductor, ठीक है। अगर दूसरे तरीके से आप लिखना चाहते हैं तो मैं एक एग्जैक्ट बता देता हूँ कैसे लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ गिवन मेटेलिक वायर। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक वायर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वोल्टेज V लिख लेना आप लोग, अक्रॉस द एंड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक वायर मीन्स अक्रॉस द एंड्स, समझ गए ना, अक्रॉस द एंड्स, दोनों एंड के बीच में, A से B के बीच में, जैसे x to y है वहाँ पे, अक्रॉस द एंड्स ऑफ गिवन मेटेलिक वायर, पोटेंशियल बिटवीन मेटेलिक वायर या ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक वायर, ये लिखने की जरूरत नहीं है। मेटेलिक वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू across the ends of metallic wire current। सिंपल सा समझ गए आप लोग, समझ के लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है मेटेलिक वायर के बीच में, जो मतलब वोल्टेज है, इसके थ्रू जो करंट फ्लो होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। फॉर एनी कंडक्टर फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है, ये पहले लिखना जरूरी है कि फिजिकल क्वांटिटी आपका लेंथ कांस्टेंट, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट है, देन उसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके प्रोपोर्शनल होगा। आई थिंक ये आप लिख लिए होंगे, और इससे आगे चलते हैं, जिसको किस तरह से फॉर्मुलेट करते हैं वो देखते हैं। मीन्स V प्रोपोर्शनल टू I, फिर से देख लीजिए, अगर सम फिजिकल क्वांटिटी कंडक्टर के टेम्परेचर, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट हो,
तो V प्रोपोर्शनल टू I होता है, या V बाई I लिख सकते हैं हमेशा कॉन्स्ट। जब ये दोनों कांस्टेंट है तो ये भी क्या होगा, कांस्टेंट। V बाई I को लिख सकते हैं हम लोग कांस्टेंट, मीन्स जैसे ये बढ़ेगा वैसे ये भी बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। ये चेंज होगा तो ये उतना ही ये भी चेंज होगा। तो मीन्स V बाई I अगर हम लोग करेंगे तो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। ये बढ़ेगा तो ये भी इसके अपोजिट में जो भी होना होगा वो होता जाएगा। ये बढ़ा तो ये बढ़ा, ये घटा तो ये घटा, इस तरह से होता जाएगा। तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसी को बोलते हैं V बाई I इक्वल टू, इस कांस्टेंट को R बोलते हैं। तो यहाँ से फार्मूला आता है R का, ठीक है। अब यही क्या है, रेजिस्टेंस, इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू V बाई I, यहाँ से आता है रेजिस्टेंस। और यही क्या है, फार्मूला है ओम्स लॉ का। या इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू IR, या लिख सकते हैं I इक्वल टू V बाई R। तो किसी भी तरह से I निकालना I निकल जाएगा, V निकालो V निकल जाएगा, R निकालो, रेजिस्टेंस निकालना तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा। और इस रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट होता है उसको ओम बोलते हैं, रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ठीक है। ओम, हिंदी वाला ओम नहीं, ओम इस तरह से है, संस्कृत वाला सॉरी। तो R इज कांस्टेंट फॉर, देखो ये रेजिस्टेंस हो गया आपको। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, अब यहाँ पे भी पूछेगा कि ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक किस तरह से, देखो मैं आप लोग को पहले भी बताया था कि जो I है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, रेजिस्टेंस के। I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये मैं बताया था आप लोग को। अब देखो रेजिस्टेंस किसके इसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब मैं बताऊंगा कैसे, ऑफ मेटेलिक वायर, मेटेलिक वायर लिख सकते हैं या कंडक्टर बोल सकते हैं, बार बार वही चीज़ का मतलब नहीं है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है कंडक्टर का। दूसरा टाइप ऑफ मैटर, टाइप ऑफ मैटर ऑफ कंडक्टर, मतलब को सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, क्या है, ठीक है, कॉपर है। सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। थर्ड क्या है, लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ क्या है उसका। क्रॉस सेक्शन एरिया उसका कितना मोटा है, कितना पतला है, विड्थ उसका। फोर्थ टेम्परेचर। तो ये आप लिख के रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हो गया आर। आर किसके इसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि ये जो कंडक्टर है इसका आपका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, चौड़ाई। टाइप ऑफ मैटर, किस चीज़ का बना हुआ है ये, लाइक जैसे सिल्वर का है, मैं लिख दूँ, समझ में नहीं आएगा कुछ लोग को कि मीन्स ये सिल्वर है, गोल्ड है। मैं ऐसे लिखा हूँ, इस तरह से लिखा हूँ कि कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। सिल्वर हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, आयरन Fe, आयरन हो गया, ठीक है। गोल्ड के बाद कॉपर हो गया, कॉपर के बाद एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम के बाद आपका आयरन हो गया। तो इनका कंडक्टिविटी का भी यही एक तरह से क्रम होता है, ठीक। हाँ, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम किस चीज़ का है तो उसका कंडक्टिविटी उस तरह से रहती है, ज़्यादा है कम। लेंथ क्या है उस तरह से उसके ऊपर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर भी कुछ रहेगा। टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहेगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और भी तेज़ी से वो डिस्टर्ब करने लगेंगे जो चार्ज है उसको, ठीक है, क्योंकि हर एक मैटर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर उसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो जो पाथ में सही डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट को फ्लो कराने के लिए उनको डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी टेम्परेचर की वजह से। और जो अपने पाथ में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं अगर उनको भी ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी तो वो भी अपना सेल छोड़ देंगे, तो उससे भी डिस्टर्बेंस आएगा करंट के ऊपर, ठीक है। तो अभी यहाँ तक हम लोग आज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ओम्स लॉ का डेरिवेशन किस तरह से होता है, किस तरह से कांस्टेंट होता है, ये हम लोग करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला किस तरह से है ये भी हम करेंगे। और आर किसके उस पर डिपेंड करता है,
वो भी करेंगे, और आफ्टर दैट फार्मूले कुछ आएंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कल करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। प्लीज़ जो क्वेश्चन मैं कराया हूँ उसको देख लें और ये लेक्चर अच्छे से करें, नोट्स बनाते चलें। और नेक्स्ट मैं 9th 10th 11th 12th का भी मैं कराने वाला हूँ सेशन। और किसी को अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी तो वो भी मुझे साइंस के लिए अरिथमेटिक के लिए बोल सकता है, कमेंट कर सकता है। ठीक है, थैंक यू।